प्रिय छात्रों, हम लोग पिछले क्लास में मिडेवल पीरियड का सेकंड भाग यानी मुगल कालीन भारत शुरू किया था। उसमें एक ही टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने कि बाबर के आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। आज बाबर के कैरेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं। बाबर को कैरेक्टर के पढ़ने से पूर्व कुछ बातों को समझ लेना अति आवश्यक है। आज के समय में ये एक विवादित कैरेक्टर बन चुका है हमारे देश में और एक आक्रांता के रूप में नकारात्मक चरित्र इसका उकेरा जा रहा है। बाबर एक आक्रांता था, इस पर कोई विवाद की बात नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं जिसको भी नकारा नहीं जा सकता। जिस समय के भारत का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वो 16वीं शताब्दी का भारत है। 16वीं शताब्दी का जो विश्व था और उसमें जो हमारा देश था उसकी परिस्थितियां वर्तमान समय से पूरी तरीके से भिन्न थी। वर्तमान समय लोकतांत्रिक पद्धतियों का समय है। अधिकांश देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है और बहुत सारे लोक कल्याणकारी प्रतिमान स्थापित हो चुके हैं जो हर शासक वर्ग को करना अनिवार्य है। लेकिन जिस समय का इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो युग लोकतंत्र का नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के शैशवावस्था का युग था। अभी वो जन्म भी नहीं ले चुका था या जन्म लेने के कगार पर था और राजतंत्र पूरी तरीके से हावी था। इस समय की जो परिस्थितियां थी विश्व की, हमारे देश की, वो राजतांत्रिक शासन व्यवस्था का युग था और इसमें ये मान्यता थी कि हर राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता और इस क्रम में कोई राष्ट्र की भावना का उदय नहीं। राष्ट्र की यदि परिकल्पना थी भी तो सिर्फ इतनी थी कि राजा के द्वारा जो भूभाग जीत लिया गया वो एक राष्ट्र और राष्ट्र की सीमाएं राजा के परिवर्तन के साथ हमेशा बदलती रहती। ये बात वैश्विक स्तर पर भी लागू होता है और हमारे देश के स्तर पर भी लागू होता है। हमने पूर्व के क्लासों में ही बताया आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय में ही भारत राजनीतिक रूप से विखंडन का शिकार हो गया और जब 1398 ईस्वी में तैमूर लंका आक्रमण हुआ तो भारत उसके बाद पूरी तरीके से विभिन्न राजाओं के अधीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। दिल्ली सल्तनत दिल्ली या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक सीमित हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में बाबर का भारत में आगमन होता है, एक आक्रमणकारी को। लेकिन इस आक्रमणकारी के रूप में जो आगमन होता है इसके लिए सिर्फ बाबर का आक्रमण ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि भारत की परिस्थिति और मध्य एशिया परिस्थिति भी जिम्मेदार है। तो जो इन्वेजन्स ऑफ बाबर हम लोग देखते हैं इस पीरियड में, तो वास्तव में उस समय के राजनीतिक परिस्थिति की देन, जो पॉलिटिकल कंडीशन मध्य एशिया का था वो और भारत की जो आंतरिक परिस्थिति थी वो, इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए उत्प्रेरित किया। और जब बाबर भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने में सफल रहा तब उसकी इच्छा जो है वो जागी कि हम क्यों न यहाँ एक साम्राज्य की स्थापना करें। हालांकि भारत में युद्ध करते हुए उसका जो आरंभिक उद्देश्य था समरकंद में साम्राज्य की स्थापना, वो कभी भी उसकी आंखों से ओझल नहीं। अगर वो जीवित रहता, उसकी आयु और रहती तो हो सकता था कि बाबर के साम्राज्य का स्वरूप या चरित्र या क्षेत्र कुछ अलग हो। और ये कैसे कह सकते हैं? वो इस रूप में कह सकते हैं कि बाबर जब मरा तो मरने के बाद उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी ने इस बात का उद्घाटन किया कि बाबर की इच्छा थी कि वो काबुल में दफनाया।
इसलिए उसके लाश को पुनः निकाला गया और फिर काबुल में जा करके एक उद्यान में उसको दफनाया। तो इसका अर्थ क्या होता है कि बाबर ने जो भारत में साम्राज्य की स्थापना की, तो उस साम्राज्य की स्थापना करने के बावजूद भी उसका लगाव अपने मातृभूमि से कभी भी अलग नहीं था और वो वास्तव में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था अपने पुश्तैनी साम्राज्य समरकंद में, जिसमें वो असफल रहा और उस असफलता को छुपाने के लिए उसने भारत में एक वृहद साम्राज्य की स्थापना। तो राजतंत्र में महत्वाकांक्षा काफी महत्वपूर्ण होता है राजा की, और उस महत्वाकांक्षा के आधार पर साम्राज्यों का निर्माण या पतन होता है। तो इस कंटेक्स्ट में बाबर के व्यक्तित्व को देखने की जरूरत है, तब जो है वो सही चित्र उभर करके सामने। दूसरी बात, पढ़ने से पूर्व ये जान लेना जरूरी है कि इतिहास में जो घटना घट चुकी होती है उसको हम पुनः सुधार नहीं सकते, वो भूत की बात हो जाती है। वो उस समय जो घटना घटा, उस समय के लोग, उस समय की परिस्थितियां उसके लिए उतर गए। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उस समय की इतिहास हमारे लिए पूरी तरीके से उपयोगी हो जाता है। उस समय के इतिहास का उपयोग हम इस रूप में कर सकते हैं कि उस समय के लोगों ने जो गलतियां की थी वो गलतियां हम वर्तमान समय में नहीं करें, ताकि भविष्य हमारा जो है वो उज्ज्वल। ये किसी भी इतिहास को देखने का एक दृष्टिकोण होना चाहिए। हम आज के क्लास में जो भी बातें आपसे करने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से एक ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आप अवलोकन करने के बाद यह महसूस करेंगे या पाएंगे कि जो अभी अभी जो बातें कही गई हैं वो कहाँ तक सत्य है। जहाँ तक बाबर का प्रश्न है, तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। जहां तक जन्म स्थान का प्रश्न है, इसका जन्म स्थान परगना, परगना भी कहाँ है, तो अफगानिस्तान। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। इसकी माता का नाम कुतुब निगार खानम। ये वास्तव में यूनुस खां की पुत्री थी। यानी यूनुस खां कौन हो गया, तो बाबर का नाना हो। और जहां तक उमर शेख मिर्जा का प्रश्न है, ये तैमूर लंग का वंशज था। इसका वंशज था तैमूर लंग का वंशज। और जहां तक कुतुब निगार खानम का संबंध है, तो ये चंगेज खां की वंशज। अब देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा तथ्य आपको बताने जा रहे हैं कि ये तैमूर लंग का 5वां वंशज। ठीक है, कौन, उमर शेख मिर्जा। इसकी माता जो है वो चंगेज खां की 14वां वंशज। तो इस तरीके से बाबर जो है वो तैमूर लंग का कैवा वंशज हो गया, 6ठा वंशज। और माता की ओर से चंगेज खां का कैवा वंशज हो गया, तो 15वां वंशज। तो ये जो दो तथ्य है
ये पुस्तकों में कहीं पर 6वां और 15वां लिख देगा, कहीं पर 5वां और 14वां लिख देगा। तो ये दोनों को हम अलग अलग कर दे रहे हैं। ये जो चीज़ें आपको हैं ये इसके माता और पिता का क्रम, ठीक है, इसका ये माता और पिता का क्रम, और ये जो उसका क्रम है वंशज का, ये बाबर का कर्म, कि माता की ओर से कैवा वंशज हुआ और पिता की ओर से कैवा वंशज हुआ। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें दो जातियों का रक्त बाबर, दो जातियों का रक्त। ये दो जाति में कौन थी? एक जाति थी तुर्क और दूसरी जाति थी मंगोल। अब देखिए, तुर्कों में चतुरता पाई जाती और मंगोलों में वीरता पाई जाती। तो बाबर में यह दोनों गुण थे, यानी वो चतुर भी था और वीर भी। अब देखिए आगे जो बात है कि इसमें यानी बाबर ने स्वयं को चगताई तुर्क का, मैंने अपनी जाति जो बताई वो क्या, कि हम चगताई तुर्क हैं, तो अपने पिता के नाम पर पक्ष किया करता था। लेकिन जो बाबर के वंश का नामकरण था वो उसने अपने पिता के नाम पर नहीं रखा, बल्कि मुगल रखा, और ये शब्द जो निकला था वो मोंग से निकला। यहां पर कुछ व्याख्या करने की जरूरत है। व्याख्या ये कि बाबर ने स्वयं को चगताई तुर्क का, यानी अपने पिता की ओर से उसने कहा कि हम चगताई तुर्क हैं, लेकिन वंश का नाम तुर्किश नाम नहीं रखा उसने, बल्कि वंश का नाम मंगोलियन नाम रखा। और मंगोलियन नाम में मुगल जो शब्द निकला है वो मोंग। मोंग जो मंगोलिया भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहादुर। हालांकि एक और तथ्य ये उभर के आता है कि उसका जो पिता का पक्ष था तैमूर लंग का, तो तैमूर लंग व्यक्तिगत रूप से मंगोलों से नफरत करता था और इसीलिए वो अपने अभिलेखों में मंगोल शब्द लिखता है, MONGOOL। तो कुछ इतिहासकार उस शब्द से मुगल शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो कहते हैं कि बाबर जो है वो अपने पिता की ओर से जो चगताई तुर्क कहलाया, तो एक प्रकार से वो अपने पिता को धोखा दे रहा था, क्योंकि पिता वो उसका विरोधी था मंगोल का, और उसने अपने वंश का नाम मुगल रखा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता ये है कि मुगल शब्द जो उसने अपने वंश का नामकरण किया वो मोंग शब्द से किया, और मोंग शब्द का अर्थ होता है बहादुर। तो अपने चगताई तुर्क स्वयं को व्यक्तिगत रूप से कह के ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि हम में चतुरता है, और वंश का नाम मुगल रख करके ये प्रमाणित करने का कोशिश किया उसने कि हम सिर्फ चतुर ही नहीं है बल्कि बहादुर ही है। तो दो कौमों के रक्तों का मिश्रण, और ये भी अपने आप में आप पहले से जान रहे हैं कि दोनों, यानी चाहे मंगोल हों चाहे तुर्क हों, ये दोनों उसी क्षेत्र से विश्व में फैले थे जो अभी चीन का इलाका है, मंगोलिया का इलाका। दोनों अलग क्षेत्रों के नहीं थे, दोनों एक ही क्षेत्र थे। अलग अलग समयों में वहां से उदित होकर के दोनों जातियों ने विश्व पर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना। और ये भी ऐतिहासिक सत्य कि दोनों अपने जीवन के आरंभिक समयों में मुसलमान नहीं थे। सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान नहीं थे, बल्कि उनका कोई धर्म ही नहीं था, बल्कि वो पूरी तरीके से एक नास्तिकता के शिकार हुआ था। जो इलाका था उस इलाके का मुख्य उद्देश्य जो था वहाँ के रहने वालों का लूटमार करना, और लूटमार करने की प्रवृत्ति के कारण ही उनके अंदर जो है एक योद्धा चरित्र का जन्म।
कि ऐसा ये योद्धा बनता है कि विश्व में बड़े साम्राज्य की स्थापना अपने अपने समयों में करता है। और जब इनका संपर्क इस्लाम के साथ आता है तब तुर्क भी मुसलमान बने और मुगल भी मुसलमान बने, वरना अपने जीवन के आरंभिक समय में न तुर्क मुसलमान थे और न मुगल मुसलमान थे, बल्कि ये दोनों जो है वो एक नास्तिकता धर्म का पालन करते थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि लूट मार करना। ठीक है, अब देखिए ये तो बातें हुई उससे संबंधित। अब देखिए कि एक शासक के रूप में जो उसका उदय होता है वो कैसे होता है, ये बहुत ध्यान देने योग्य वाली बात है, क्योंकि यही वो तथ्य है जो ये साबित करेगा कि साहब बाबर का वास्तविक उद्देश्य भारत पर साम्राज्य की स्थापना करना नहीं। बाबर का वास्तविक उद्देश्य अपना जो पैतृक साम्राज्य था उस पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, और बाबर अपने इस उद्देश्य में जब असफल हुआ तब उसने भारत की तरफ रुख किया, और भारत में सफल इसलिए हुआ हो क्योंकि यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ उसके लिए पूरी तरीके से अनुकूल। ये दो तथ्यों का हम लोग आगे के वर्णन में देखेंगे। देखिए साहब, अगला घटना ये घटता है कि 1492 ईस्वी कबूतर के छत गिर जाने के कारण गिरने से क्या होता है कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। और जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होती है तो 12 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बनता है। और ये जो शासक बनता है वो राज्याभिषेक में सहयोग जो करती है वो उसकी नानी या दादी कह लीजिए, वो एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम के सहयोग से वो शासक बनता है। अब ऐसा क्यों सहयोग लेना पड़ा, तो यहाँ पर आपको बताते चले कि जो फरगना था अफगानिस्तान का वो एक छोटा सा राज था, बहुत बड़ा राज नहीं। अंदीजान इसकी राजधानी थी, और बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्जा, इसका वास्तव में जो पुश्तैनी साम्राज्य था वो समरकंद था। जो तैमूर लंग का साम्राज्य था वो समरकंद का इलाका था। लेकिन तैमूर लंग के मृत्यु के बाद तुर्कों की एक जाति हुई जिसका नाम था उज़्बेक, तो समरकंद पर उज़्बेकों का अधिकार हो गया, और इस वजह से जो बाबर का पिता था उमर शेख मिर्जा, उसको समरकंद छोड़ना पड़ा और एक छोटे से रियासत फरगना का वो शासक बन गया, जिसकी राजधानी जो थी क्या नाम दिया था अभी, अंदीजन इसकी राजधानी। तो बहुत बड़ा रियासत नहीं था, बहुत छोटा रियासत। अब देखिए कि बाबर के पिता के समय ही मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और महमूद मिर्जा, ये दो व्यक्ति थे। एक जो था वो उसका भाई था, और एक जो था वो उसकी बीवी का भाई था। यानी एक चचा हो गया बाबर का और दूसरा हो गया मामू। महमूद मिर्जा और अहमद मिर्जा ये जो चचा मामू थे, तो ये फरगना के सत्ता के दावेदार थे।
बाबर की मृत्यु जैसे ही 1492 में हुई, तब महमूद मिर्ज़ा और अहमद मिर्ज़ा जो उसके मामू और चचा थे, उन्होंने प्रयास किया कि हम इस गद्दी के दावेदार हों। तो इसलिए जो दादी उसकी थी, वो दादी सामने आई और दादी के सहयोग से वो अपने चचा और मामू का मुकाबला कर सका और उसका राज्याभिषेक एक शासक हुआ। इसीलिए बाबर के जीवन में एहसान दौलत बेगम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये उस समय नहीं रहती उसकी दादी जीवित, तो हो सकता था कि बाबर विश्व में उसका नाम नहीं होता, वो बहुत बड़े साम्राज्य का संस्थापक। अब देखिए कि बाबर का जो उद्देश्य था, वो बाबर का उद्देश्य समरकंद में साम्राज्य की स्थापना करना। और क्यों? क्योंकि ये समरकंद जो था वो उसका पुश्तैनी साम्राज्य था, वो तैमूर लड़का साम्राज्य था। लेकिन इस समरकंद पर जो समरकंद था वो उज़्बेक सरदार, उज़्बेक तुर्कियों की एक प्रजाति थी, ठीक है, इसी से उज़्बेकिस्तान बना है। उज़्बेक सरदार शैबानी खान के कब्जे में। ठीक है, अब देखिए कि बाबर का उद्देश्य क्या था साहब, कि समरकंद पर जो है वो कब्जा करना। तो इस हेतु, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु बाबर ने 2 अभियान किए कि समरकंद पर हमारा कब्जा हो जाए। ये 2 अभियान जो किया उसने, वो 1497 में और 1501 में। 1497 में जब आक्रमण किया तो मात्र 100 दिन उसके कब्जे में रहा समरकंद, और जब 1501 में किया तो मात्र 8 माह उसके कब्जे में रहा। अब ये क्या बात है? तो फरगना से जैसे ही 1497 में उठ गया तो शैबानी खां को उसने पराजित कर दिया और 100 दिन तक रहा भी हुआ। लेकिन इसी बीच फरगना में उसके चचा और मामू जो है वो कब्जा कर लिया, यानी फरगना इसके हाथ से निकल जाता। तो फिर वो लौट कर करके आया यहाँ फरगना, तो चचा मामू से फिर फरगना को छीनकर कब्जा में किया। जब इधर आया तो शैबानी खान ने फिर समरकंद पर कब्जा कर लिया। फिर दूसरे पर प्रयास में भी यही कृत दोहराया जाता है कि जब समरकंद पर कब्जा किया, शैबानी खान को पराजित किया, तो 8 माह तक वारा। इस बीच पता चला कि फरगना फिर अहमद मिर्जा, महमूद मिर्जा के कब्जे में चला गया, तो फिर वहां से वापस आया। तो दोबारा जब आया तो उधर शैबानी खान ने समरकंद में कब्जा कर लिया इसके छोड़ते ही, और इधर जब आया फरगना में तो अपने चचा मामू के हाथों ये पराजित हुआ। तो 1501 के बाद, ये जो 1501 के बाद का पीरियड है, ये बाबर इसके बाद जो है वो सल्तनत विहीन शासक हो, यानी शासक तो था लेकिन उसके पास कोई भूमि नहीं। इस पीरियड में 1501 से लेकर करके 1504 ईस्वी तक उसकी ये स्थिति रही, शासक विहीनता है। और एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र था खोजन, ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा। खोजन वही उसके कब्जे में रहा।
यानी अपने आप को जो सुरक्षित रखा वो कहाँ रखा? खोजन। और 1501 से लेकर 1504 तक बाबर का जो जीवन था वो एक घुमक्कड़ जीवन था, कोई सल्तनत उसके पास नहीं। यहां पर बाबर के चरित्र का दर्शन होता है कि बाबर एक काफी परोपकारी और गुणी संपन्न व्यक्तित्व का मालिक, क्योंकि शासक विहीनता में, सल्तनत विहीनता में भी उसके लोगों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। अगर वो अकेला रहता तो फिर आगे प्रयास कहां से कर पड़ता शासक बनने के? तो जो उसकी फौज थी वो उसके साथ रहती रही और साथ में रहा। ये अलग बात है कि उसके पास कोई सल्तनत, कोई जमीन, कोई भूमि नहीं। खोजंद का एक पहाड़ी इलाका था, उसी में अपने फौज के साथ सीमित रखा। तो बहुत कठिनाइयों में जीवन व्यतीत किया होगा। उस समय की जो परिपाटी थी, सेना तभी शासक के साथ रहती थी जब शासक उसको सैलरी देती, उससे धन की प्राप्ति। अगर धन की प्राप्ति नहीं होती थी तो उस शासक को छोड़ करके सेना दूसरे के सेना में शामिल हो जाती थी, एक आम परिपाटी। लेकिन सैनिकों के साथ उसके व्यक्तिगत संपर्क यह संबंध थे, जिसके कारण से निर्धनता के युग में भी उसके सहयोगियों ने उसका साथ नहीं छोड़ा, और यही चरित्र उसको जो है उसके विकास में सहायक हुआ। अब कैसे बना कि बाबर के व्यक्तित्व में, या कह लीजिए कि बाबर के उत्थान में काबुल की घटना काफी महत्वपूर्ण है, या कह लीजिए काबुल प्रकरण, काबुल एपिसोड काफी महत्वपूर्ण। ये काबुल एपिसोड क्या है वो जानिए कि काबुल वास्तव में बाबर का संबंधी के कब्जे में, बाबर का रिश्तेदार था, उसी के कब्जे में था। और वहाँ का शासक जो था वो उलूग बेग मिर्जा था। 1504 में उलूग बेग मिर्जा की मृत्यु हो जाती और उसका पुत्र था अब्दुल रज़्ज़ाक। तो शासक बनना चाहिए था अब्दुल रज़्ज़ाक को वंशानुगत के नियम के अनुसार, लेकिन उसका एक मंत्री था जिसका नाम था मुकीम आर्गो। उसने अब्दुल रज़्ज़ाक को शासक नहीं बनने दिया और मुकीम अर्गो जो है खुद शासक बन गया काबुल का। तो संबंधी होने के कारण जो अब्दुल रज़्ज़ाक था वो बाबर से मिला और बाबर ने उसे सहयोग करने का पूरा वादा किया। उसके पास फौज था ही, तो अपनी सेना लेकर के बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया और मुकीम अर्गो को पराजित कर दिया। मुकीम अर्गो को जब पराजित कर दिया तो जो अब्दुल रज़्ज़ाक था और उसके बीच अच्छे सब संबंध थे, ऐसी परिस्थिति में बाबर खुद काबुल का शासक है। तो जो घुमंतु जीवन था या सल्तनत विहीनता उसके पास थी, वो 1504 में काबुल प्रकरण के कारण उनके जीवन में स्थिरता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकरण के बाद बाबर ने क्या किया, काबुल पर कब्जा कर लिया और एक ही वर्ष बाद उसने गजनी पर भी कब्जा कर। तो दो क्षेत्र उसके पास चले आए। ठीक है, और कब्जा करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात था कि उसने मिर्जा के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण। ये क्या है, हम लोग ऑब्जेक्टिवली पढ़ते हैं ये कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो कह देते हैं 1504 ईस्वी। लेकिन इसके अर्थ क्या है?
भाई तुम मिर्जा कहलाओ या बादशाह कहलाओ, उसे हमें क्या लेना? हमें तो एग्जाम देना है और उसी के अनुरूप याद कर लेंगे, हम लिख देंगे। लेकिन नहीं साहब, ये तत्कालीन परिवेश में बहुत बड़ी घटना। अगर आप याद करते हैं कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, 1504 में, तो ये आपके अध्ययन का वस्तुनिष्ठ तरीका होगा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी हो। लेकिन यदि क्यों का जवाब देते हैं तो ये विषयनिष्ठ व्याख्या होगी या विषयनिष्ठ तरीका होगा, सब्जेक्टिव अप्रोच होगा इस चीज से। इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क उत्तरदायी है और इससे बाबर को बहुत लाभ हुआ कि जो मुगल थे अभी तक, उनके पास सबसे सर्वोच्च जो पद था शासन में वो मिर्जा का था। जैसे दिल्ली सल्तनत में सबसे सर्वोच्च पद सुल्तान का होता था। राजा की पदवी क्या थी? सुल्तान। प्राचीन काल में राजा की पदवी क्या थी? सम्राट, विराट, एकराट, महाराजा धीराज। हर दौर में सर्वोच्च राजा के पद का नामकरण अलग अलग हुआ है। तो मुगलों के यहाँ सर्वोच्च पद मिर्जा का था। मिर्जा का मतलब राजा। अब हुआ ये कि अधिकांश मुगलों ने मिर्जा की उपाधि धारण कर ली। इसका मतलब कि अधिकांश लोग राजा हो गए और भूमि उनके पास थी नहीं। तो इसी भावना के वजह से तो फरगना में महमूद मिर्जा, अहमद मिर्जा और बाबर एक ही जगह के लिए लड़ रहे थे। 1492 ईस्वी से लेकर के 1501 ईस्वी तक का जो घटनाक्रम है फरगना का, उससे क्या उदित होता है कि एक मिर्जा नहीं था, नहीं एक शासक नहीं था। बाबर भी मिर्जा था, अहमद भी मिर्जा था और महमूद भी मिर्जा था, और तीनों उसके दावेदार थे फरगना के। बात समझ में आ रही है आपको? अब बाबर ने इस द्वंद से अपने आप को निकाल लिया। 1504 में उसने कहा कि हम बादशाह हैं। बादशाह के क्या अर्थ होते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ा? बादशाह उपाधि धारण करने का अर्थ हुआ कि ऐसा राजा जिसका पैर अस्थायी हो, यानी ऐसा राजा जो पद पर बैठ गया तो उसको कोई हटा नहीं सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब जितने मिर्जा थे वे सब बादशाह के अधीन आ गए। अब मिर्जा राजा होने का दावेदार नहीं हो। अब राजा वही हो सकता था जो जिसके पास बादशाह की उपाधि है, और बादशाह की उपाधि वही धारण कर सकता था जो अनेक मिर्जाओं को पराजित कर। तो काबुल में अधिकार करना, गजनी पर अधिकार करना, उसके बाद बादशाह की उपाधि धारण करना, ये इस बात का प्रतीक था कि अब सारे मुगल जो थे, जो मिर्जा थे, वो बाबर के अधीन आ गए और अब सारे मुगलों का बाबर जो है वो शासक। अब मुगलों में उससे ऊंचा पदवी किसी की नहीं थी और उसकी सत्ता का कोई भी मिर्जा चुनौती नहीं दे सकता कि आपके जगह पर हम शासक। तो ये था बाबर द्वारा बादशाह की उपाधि धारण करने के पीछे विश्लेषणात्मक व्याख्या। आप समझा? अब देखिए साहब कि एक घटना घटी, वो ये कि 1510 ईस्वी में एक युद्ध होता है इतिहास में, और ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध है। वो है 1510 ईस्वी में एक युद्ध होता है और वो युद्ध को कहते हैं मर्व का युद्ध। इस युद्ध में ईरानी शासक द्वारा जिसका नाम शाह इस्माइल था, इसने उज़्बेक शासक
शैबानी खां को पराजित किया और मार दिया। अब देखिए यहां से लेकर करके 1518 का इतिहास आपको हम बताना चाहते हैं। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे हैं, उसका पूरा विवरण आपको जानना जरूरी होगा ताकि आप समझ पाइए कि बाबर का मूलभूत उद्देश्य भारत आना नहीं है। भारत को क्यों आया और सफल क्यों हुआ, इसकी कहानी अब शुरू होती है। तो जब उसके जीवन में अस्थायित्व आ गया 1504, तो वहां से लेके 10 तक या 11 तक वो काबुल और गजनी का शासक रहा और वही शासन करता रहा। लेकिन 1510 ईस्वी में एक घटना घटती है कि उसको जीवन में परिवर्तन लाता है। और वो घटना क्या थी? तो ईरान का जो शासक था शाह इस्माइल, उसने उज़्बेक शासक शैबानी खां को मर्व के युद्ध में पराजित कर दिया। अब शैबानी खां शासक कहाँ का था? तो समरकंद का शासक था। तो उसकी मृत्यु के बाद समरकंद क्या हो गया? खाली हो गया। और किसके कब्जे में चला गया? तो ईरान के शासक शाह इस्माइल के कब्जे में चला गया। अब दोनों के बीच काफी डिस्टेंस था, समरकंद और ईरान के बीच में, और ईरान के शासक के लिए समरकंद काफी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बाबर के लिए समरकंद काफी महत्वपूर्ण था। तो बाबर एक चतुर शासक था। उसने फौरन शाह इस्माइल से जो है वो समझौता कर। यहां पर यह पता चलता है कि चतुराई जो बाबर की थी वो वास्तव में अवसरवादिता थी। कोई बाबर यहां पर सिद्धांत विहीनता वाले चरित्र के बाबर का दर्शन होता है। उसके पास कोई सिद्धांत नहीं था। बाबरनामा, जिसको मूल रूप से उसके बाबरी के नाम से जानते हैं, और उसका एक आत्मकथा है बाबर का। ये इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बाबर ने अपने बुराइयों का भी विवरण दिया है। आमतौर पे आत्मकथा में लिखने वाला अपना बुराई नहीं लिखता है, लेकिन उसके बाबरी प्रमाणिक इसलिए मानी जाती है कि लिखने वाले शासक ने खुद अपनी बुराई भी लिखी। तो उसने अपनी ये बुराई लिखा कि हम अवसरवादी थे, और उसकी अवसरवादिता यहाँ पर पूरी तरीके से झलकता है। और वो क्या कि ये धार्मिक विचार के हिसाब से सुन्नी था, और सुन्नी के भी हनफी मत का मानने वाला था। और जो शाह इस्माइल था ईरान का, वो शिया मत का मानने वाला था। इस्लाम में ये दोनों मत एक दूसरे के विरोधी हैं, बहुत सारे विवाद हैं। लेकिन बाबर ने समरकंद को प्राप्त करने के लिए शाह इस्माइल के साथ इस बात का समझौता कर लिया कि हम समरकंद में शिया मत को प्रमोट करेंगे, शिया मत को आगे बढ़ाएंगे, और वो खुद शिया बन गया। तो इस ढंग से शाह इस्माइल के द्वारा समरकंद बाबर के हवाले कर दिया, और बाबर ने अपना पुश्तैनी राज्य जो है वो प्राप्त कर लिया। कब? 1511। क्लियर? यहाँ पर आम लोग आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसके बाबरी में बाबर ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। और आप जानिए, लिखिएगा नहीं, बताइएगा नहीं, एक अलग बात हो गई, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको जानना पड़ेगा। हमारे यहाँ बाबरनामा उपलब्ध है, उसमें आप दिखला सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, कि इसकी माँ ने, बाबर की माँ ने अपने बेटे को सत्ता दिलवाने के लिए शाह इस्माइल से अपना समझौता किया, और तब शाह इस्माइल तैयार हुआ। ये भी एक ऐतिहासिक था। तो शासक बनने के लिए बाबर सिर्फ अवसरवादी ही नहीं था, बल्कि सिद्धांत विहीन भी था। उसके पास कोई सिद्धांत नहीं था।
अब 1511 के बाद समरकंद का शासक तो बाबर बन जाता है, लेकिन उसकी क्रियाविधि के कारण समरकंद पर बहुत लंबे समय तक वो शासन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि समरकंद की जनता शिया नहीं है, समरकंद की पूरी आबादी सुन्नियों की। और बाबर ने समझौता क्या शाह इस्माइल से किया था कि हमें अगर समरकंद दे देंगे तो हम वहां शिया मत का प्रचलन करवाएंगे। अब जैसे ही वो समरकंद का शासक बना तो वो शिया मत का प्रचलन नहीं करवा पाया। परिणाम क्या हुआ कि शाह इस्माइल का साथ मिलना बंद हो गया। शासक तो बन गया, और दूसरा कि खुद शिया के रूप में प्रस्तुत किया, तभी ना प्रचार करेगा। तो इस रूप में जो समरकंद की सुन्नी जनता थी वो भी इसके विरोधी है। किसकी? बाबर। तो समरकंद की जनता भी उसकी विरोधी हो गई और शाह इस्माइल भी उसका विरोधी हो। ऐसी परिस्थिति में जो उज़्बेक शासक सहबानी खां था वो तो मर गया, लेकिन उसका बेटा उबैदुल्ला खां था, उसने समरकंद के लोगों को संगठित किया और विद्रोह करवा दिया। किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। और इस तरीके से 1518 तक उस समरकंद पर जो इसका पुश्तैनी राज था वो भी पुनः उसके हाथ से निकल गया, और फिर उस पर किसका? उज़्बेकों का ही कब्जा हो गया। सिर्फ शासक चेंज कर गए। शासक कौन हो गया? उबैदुल्ला। सब नाम याद रखिएगा, तो आपके मटेरियल्स में लिखा हुआ है, बार बार पढ़िएगा। हमारा काम सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर देना है, तथ्यों को समझा देना है। बाकी A to Z जितनी बातें हम कह रहे हैं तो हमने जो आपको मटेरियल प्रेस्क्राइब किया है, दिया है, जो आपके हाथों में है, उसमें एक एक बात लिखा हुआ। आपको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर दूसरी पुस्तक पढ़िएगा तो इसमें से कम बातें ही उन पुस्तकों में मिलेगी, और उसके लिए आपको 4-5 पुस्तक पढ़नी पड़ेगी तब इतनी बात हो। इसलिए इस मामले में ये सफिशिएंट है। अब बाबर जो है वो, उसके जीवन में फिर अनिश्चितता आ गई। तब ऐसी परिस्थिति में उसने एक बुढ़िया से हिंदुस्तान के बारे में सुना कि हिंदुस्तान काफी समृद्ध देश है, यहाँ चींटियां जो है सोना लेकर के जाती हैं, और यहाँ काफी धन दौलत है। लेकिन भारत के बारे में बाबर पूरी तरीके से अनभिज्ञ था, नहीं जानता, न रास्ते उसको पता थे, न शासकों के बारे में कुछ पता था। तो बिना जानकारी के आक्रमण करना खतरे से खाली नहीं। इसलिए बाबर ने क्या किया, तो भारत को जानने के लिए आरंभ में 5 आक्रमण किए। कितने? 5। तो एक शीर्षक में पढ़िए कि बाबर के आरंभिक 5 आक्रमण। ठीक है? इसमें जो प्रथम आक्रमण उसने किया वो 1519 में किया, और बाजौर प्लस खेड़ा, ये 2। उसका द्वितीय आक्रमण जो उसने किया वो भी 19 में किया, और उसमें पेशावर को। उसका जो तृतीय आक्रमण था वो उसने 1520 में किया। इसमें सैयदपुर और सियालकोट को दिया। उसके बाद चौथा आक्रमण उसका हुआ
क्या 1522 ईस्वी में हुआ और इस समय इसने लाहौर को लिया। और पांचवा जो आक्रमण हुआ हम सब समझाते हैं डिटेल्स में, आप घबराए नहीं। ये 1524 में किया उसने और पूरे पंजाब को लिया। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बाबर को भारत के समृद्धि के बारे में गुड़िया से पता चला। बाबर व्यक्तिगत रूप से काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति, राजनीतिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षा का क्या अर्थ था कि बृहद साम्राज्य की स्थापना करना चाहता। उसका मूल उद्देश्य समरकंद था। तो आपने देखा कि 1497 1501 में भी वह सफल रहा। फिर हेन केन प्रकार 1511 में वो सफल भी हुआ, तो अपने गलत नीतियों के कारण समरकंद को खो दिया। और खोया जिस तरीके से, उसमें अब उसको इस बात का एहसास हो गया कि भविष्य में हम समरकंद के शासक नहीं बन सकते। क्यों कि इस्लाम धर्म में जो दो पंथ हैं, शिया और सुन्नी, दोनों के दोनों हमारे गलत नीतियों से असंतुष्ट हो गए हैं और हम पर अब किसी का विश्वास नहीं रहा। तो अपने मूल स्थान से वो पूरी तरीके से बाबर जो है वो आशा विहीन हो गया था। उसको उस पर कोई आशा नहीं थी कि वो मिलेगा। ऐसे में बुढ़िया ने जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, भारत की समृद्धि की दास्तान सुनाई, तो उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा जो है वो जाग गई और उसने इस ओर प्रयास किया। तो सबसे पहले वो देखना चाहता था कि भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले उसने 5 अभियान किए, जो उसके 5 आरंभिक अभियान कहे जाते हैं। 5 प्राइमरी इन्वेजन्स कहा जाता है। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। उसमें 1519 के आरंभ में ही उसने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया। उस समय सीमावर्ती क्षेत्रों में यूसुफजई जातियों का कब्जा है। आज पाकिस्तान में यूसुफजई जाति काफ़ी मशहूर है। पठानों की एक जाति थी, पठान की बहुत सारी जातियां थी, यूसुफजई, अफरीदी, खटक, ये सब जातियां थी। ये सब ट्राइब्स, ये सब सामान्य वर्ग में नहीं आते, ये सब जनजाति है, ट्राइब्स, और एक विशेष क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। तो यूसुफजई ट्राइब्स का ये इलाका था, बाजौर एवं भेरा का, और काफ़ी लड़ाकू जनजाति थी। बाबर ने इस पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि 30,000 यूसुफजइयों को उसने कत्ल कर दिया, एक दो को नहीं। आप इसी से बाजौर और भेरा के अभियान का अंदाजा लगा सकते हैं कितना संघर्ष हुआ, और इस ढंग से बाजौर और भेरा पर कब्जा हो गया। लेकिन यूसुफजई भी कितने जंगजू थे, योद्धा थे, कि जैसे ही बाबर बाजौर और भेरा को जीतने के बाद अपना आदमी रख के वापस काबुल आया, रास्ते ही में था कि बाजौर और भेरा पुनः यूसुफजइयों के कब्जे में चला। तब उसने फिर 1519 के अंतिम समय में, वर्ष के अंतिम समय में उसने फिर अभियान किया, द्वितीय अभियान। और इस अभियान में भी उसने बाजौर भेरा को नहीं जीत पाया, तो पेशावर को जीत करके वो वापस चला गया। और फिर 1520 में जो है वो पुनः आक्रमण करता है, तीसरा आक्रमण। इस आक्रमण में बाजौर और भेरा पर भी कब्जा करता है और 2 नए क्षेत्र सैयदपुर और सियालकोट को अपने अधीन कर लेता है। तो ये जो 3 अभियान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसके कारण से भारत में जो है वो खलबली मच गई। अब यहां से देखिए आप खलबली क्या मची और समझिए कि भारत में जो राजनीतिक अंतर्द्वंद था, जिसको पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, वो अंतर्द्वंद भर करके सामने आया। क्या अंतर्द्वंद था साहब? तो दिल्ली का शासक तो इब्राहिम लोदी था
और पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी था जो अफगानी था। वास्तव में सैद्धांतिक रूप से दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के साम्राज्य का एक प्रांत का गवर्नर था, लेकिन दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी की प्रभुता को नहीं मान रहा और स्वतंत्र व्यवहार कर रहा। और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि इब्राहिम लोधी को दिल्ली के गद्दी से हटा करके हम लोधी वंश का सुल्तान बने। इसी का बेटा था दौलत खान लोधी का बेटा का नाम था दिलावर खां, और महमूद खां एक दूसरा लोधी सरदार था जो इब्राहिम लोधी का चचा था। तो यहां पर इब्राहिम लोधी के विरोधी दो थे, एक दौलत खान लोधी और एक महमूद लोधी। दौलत खान लोधी उसके प्रांत का पंजाब का गवर्नर था और महमूद खान लोधी उसका चचा था। ये गवर्नर और चचा दोनों चाहते थे कि शासक दिल्ली का हम बने, और इसके लिए दौलत खान लोधी ने अपने बेटा दिलावर खां और महमूद खां जो इब्राहिम लोधी का चचा था, ये दोनों को बाबर के पास भेजता है काबुल। किस लिए? कि तुम दिल्ली पर आक्रमण कर करके इब्राहिम लोधी को पराजित करो। इनकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि अन आक्रमणकारियों की तरह, अन आक्रमणकारियों का मतलब क्या हुआ? जैसे तैमूर लंग ने आक्रमण किया, तो तैमूर लंग आक्रमण किया, तुगलक शासक राष्ट्र महमूद को पराजित किया और फिर वापस चला गया, यही ना हुआ था। और दूसरा उसके जगह पर फिर शासक बन गया। तो इन लोग की महत्वाकांक्षा ये थी कि आमतौर पर जो तुर्क लोग होते हैं, जो मंगोल लोग होते हैं, वो भारत पर आक्रमण लूट के लिए करते हैं। तो इसलिए लालच में आक्रमण करेगा और लूट कर करके यहाँ से ले जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा इब्राहिम लोधी और हम फिर सुल्तान बन जाएंगे। ये किसकी महत्वाकांक्षा थी? दौलत खान लोधी और महमूद लोधी। यहाँ समझ में आगे पर। अब देखिए, इसी समय राजपूताना का जो स्थिति थी उसमें बहुत सारे रियासतें थी, लेकिन राजपूत रियासतों में सभी रियासतों का सरदार मेवाड़ था। और मेवाड़ का शासक कौन था? अभी राणा सांगा या संग्राम सिंह। तो राणा सांगा और संग्राम सिंह की भी महत्वाकांक्षा थी कि हम दिल्ली पर अधिकार करें। वो भी अकेले नहीं पराजित कर सकता था इब्राहिम लोधी, तो इसलिए इसी समय राणा सांगा का भी दूत जो है जाकर के मिला किससे? बाबर से। अब देखिए, 3 अभियानों और इन दूतों के मिलने से बाबर को जो आवश्यकता थी भारत में जानकारी का, वो पूरा मिल गया। क्या जानकारी मिला भाई? कि रास्ते कौन कौन से हैं, हमें कैसे जाना है, वहां की राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से विंकिल डिस्टर्ब, यानी हम यदि आक्रमण करेंगे तो उस आक्रमण में प्रतिरोध हमको ज्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। और इस बीच जो 21 का पीरियड था, उस समय थोड़ा अपने साम्राज्य में उसका गड़बड़ी चल रही थी, उसको उसने दूर किया। और अपने साम्राज्य में क्या, मैंने इस समय वो खुद इच्छुक हुआ कि फिर समरकंद में एक आध अभियान, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तब फिर उसको जानकारी मिल चुकी थी भारत के अफ्रीका। इसी बीच में जानकारी ये हुई कि पिता पुत्र में भी अनबन हो गया है। पिता पुत्र का अर्थ क्या हुआ? दौलत खान लोधी और दिलावर खान लोधी, जो उसका बेटा था। तो बाप बेटे में जो है झगड़ा हो गया था कि हम बनेंगे शासक, हम बनेंगे शासक। बाबर आया भी। तो सबसे पहले इन लोगों को निपटने के लिए उसने चौथा अभियान किया और पहले दिलावर खां और दौलत खान लोधी को पराजित किया, दिलावर खां की हत्या की और दौलत खान लोधी को भेड़ा भेज दिया, वहां के दुर्ग में कैद कर दिया। और लाहौर पर, चूंकि हेडक्वार्टर उसका लाहौर था, अधिकार कर दिया। तो इस तरीके से जिसने बुलाया था सबसे पहले जो है वो उसी को समाप्त किया बाबर।
इसीलिए अपने लोगों से धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, ये इतिहास बताता है। और पांचवा अंतिम अभियान किया उसने इस उद्देश्य से कि पूरे पंजाब पर हम कब्जा करें। जब ये कब्जा हो गया उसका, तब जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र पूरा बाबर के कब्जे में। अब उसको आंतरिक स्थिति की जानकारी, तब ऐसी परिस्थिति में उसने 4 युद्ध, व्यापक बड़े युद्ध किए, और इन 4 युद्धों के माध्यम से जो है बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। तो वो 4 युद्ध कौन थे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है, इसमें जो प्रथम युद्ध था उसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। उसके बाद दूसरा युद्ध है खनवा का युद्ध। ये उसने 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा। उसके बाद था चंदेरी का युद्ध। ये उसने 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। और अंतिम युद्ध खागड़ा का युद्ध था, और ये उसने 6 मई 1529 ईस्वी को। तो ये 4 युद्ध है, जिन 4 युद्धों के माध्यम से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और हर युद्ध के विवरण को जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहला युद्ध जो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। क्या था? तो बाबर जब संतुष्ट हो गया कि अब कोई विरोध करने वाला बहुत बड़ी शक्ति हमारे सामने नहीं है, तो चूंकि केंद्रीय सत्ता अभी भी दिल्ली ही थी, क्षेत्र उसके सीमित हो गए थे, वो अलग बात है, लेकिन जो दिल्ली पर कब्जा करता माना जाता कि उसी का भारत पर कब्जा हो। और दिल्ली में किसका शासन था? तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का शासन। इब्राहिम लोधी का जो व्यक्तित्व था, इस पर आपको ध्यान देना हो। देखिए, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। बहलोल लोधी ने जब स्थापना किया था तो उनका जो व्यवहार था अपने अफगान लोगों के साथ, पठान लोगों के साथ, वो समतुलता का था, बराबरी का। आपको हमने पढ़ाया है कि बहलोल लोधी ऐसा शासक था जो सिंहासन पर नहीं बैठता, बल्कि अपने मंत्रियों और अमीरों के साथ बराबर चटाई पर बैठता और समान महत्व देता था। तो अफगानों की ये विशेषता है, किसी की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए बहलोल लोधी एक अफगान शासक साम्राज्य बनाने में सफल रहा। लेकिन इब्राहिम लोधी ने इस परिपाटी को तोड़ दिया। हालांकि सिकंदर लोधी नहीं तोड़ दिया था, लेकिन इब्राहिम लोधी में अफगान सुल्तान जो था वो अन अफगान सरदारों को बहुत महत्व नहीं देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप अफगान सरदार अपने सुल्तान के ही मुखालिफ हो गए। इसमें सबसे बड़ा कौन था? तो दौलत खान लोधी। तो इसलिए अफगान शक्तिशाली थे,
लेकिन अफगानों की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि अपने सरदार के अधीन वो नहीं रह पाते थे, खुद सरदार बनना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में बाबर मात्र 12,000 फौज के साथ भारत में आने का वर्णन उसके बाबरी में करता है। लेकिन आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि नहीं, 25,000 फौज लेके भारत में आया था बाबर। तो ये कोई बहुत बड़ा द्वंद्व नहीं है। बाबर हो सकता है कि काबुल से चला हो तो 12,000 उसके पास फौज थी, रास्ते में बहुत सारे क्षेत्र उसने जीते थे पहले, तो वहां से सेना ली होगी, तो उसके वजह से संख्या 25,000 की होगी। इसको ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सैनिक, तो चाहे 12,000 हो चाहे 25,000, 1 लाख तो उससे बड़ा होता है। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में जो है वो दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। हालांकि इब्राहिम लोदी ने बाबर के अग्रगामी दल को पराजित कर दिया था। पहले जब सेना चलती थी तो पहले एक छोटा सा दल आगे बढ़ जाता था, जो रास्ता साफ करते हुए, दुश्मनों का पता लगाते हुए पीछे वाले को सूचित करता था। तो अग्रगामी दल को इब्राहिम लोदी पराजित कर चुका था, लेकिन असल सेना तो पीछे में थी। तो पानीपत के मैदान में आकर के रोक दिया इब्राहिम लोदी ने बाबर। अगर इसी समय यानी 12 अप्रैल को ही इब्राहिम लोदी आक्रमण कर देता बाबर की सेना पर, तो हो सकता था कि बाबर हार जाए। इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी भूल थी कि उसने बाबर के सेना को आराम करने का मौका दिया। जो इतने काबुल से इतने दूर से सेना चली आ रही थी, वो तो थक गई थी ना। अब 12 से 21 लगभग 10 दिन का जो समय मिल गया, उससे इसकी सेना तरोताजा हो गई। और उसके बाद जब 21 अप्रैल को प्रातः काल में युद्ध शुरू हुआ, तो 12 बजे तक आते आते जो है वो इब्राहिम लोदी की सेना न सिर्फ पराजित हुई, बल्कि इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया। यहाँ पर बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक है कि मध्यकाल का ये प्रथम शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। अभी तक ऐबक से लेकर करके सिकंदर लोदी तक कोई भी शासक युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया। ये इब्राहिम लोदी पहला शासक था मध्यकाल का, भारत का, जो युद्ध के मैदान में मारा गया। बात समझ में आई? मुस्लिम शासक के बारे में हम बात करें और दूसरे लोगों के बारे में, जो तुर्क वंश के, उसमें पहला था। अब देखिए साहब, अपने बेटे हुमायूं को इसने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए भेजा कि जाओ अधिकार कर लो, और एक और फौज को जो है आगरे पर, क्योंकि यही 2 मेन क्षेत्र थे लोदियों के पास में। और फिर पीछे आराम करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब आगरा पहुंचा, तो इसको ढेर सारा जो है वो धन मिला बाबर को। उतना धन बाबर ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और उसी में ग्वालियर नरेश विक्रमादित्य के द्वारा उसे कोहिनूर हीरा दिया गया। क्या दिया गया? कोहिनूर। यहीं से कोहिनूर हीरा की कहानी शुरू हुई। फिर अंग्रेजों के कब्जे में चल गया। कैसे कैसे वो मॉडर्न में आएगा तो पढ़ाएंगे। इतना दौलत मिला कि यहाँ से कोहिनूर हीरा उसने हुमायूं को दे दिया था, और बाकी सरदारों को और जो लोग थे उनको ढेर सारे धन दिए। इतना धन था कि काबुल वासियों को एक सोने का अशरफी दिया है, जैसा चांदी का दिरहम दिया। सोना या चांदी का कंफ्यूज कर रहा है। अब सुनिए, कितनी बड़ी आबादी थी, उस सबको दिया। इस वजह से इसे कलंदर की उपाधि मिली। कलंदर उसको बोलते हैं जो बहुत दान करने वाला है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध तो बाबर ने जीत ली, लेकिन उसके लिए भारत का साम्राज्य अभी निष्कंटक नहीं था। ये तो एक मामूली शक्ति था इब्राहिम लोदी, जिसको उसने पराजित किया। अभी इससे बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो राणा सांगा के रूप में जो उपस्थित। तो राणा सांगा ने
का युद्ध जो था, खनवा का युद्ध जो द्वितीय युद्ध था, यह युद्ध इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राणा सांगा इस युद्ध में अकेले नहीं लड़ा, बल्कि आमेर, अजमेर, मेवाड़, मारवाड़, वसीम चंदेरी और महमूद लोधी, ये सारी की सारी सेनाएं जो थी संयुक्त सेना बनी थी और खनवा के मैदान में जो है एकत्रित थी। अब देखिए यहाँ पर है कि दोनों के बीच क्यों युद्ध हुआ। तो बाबर यह इल्जाम लगा रहा था कि इसने हमें बुलाया और पानीपत के युद्ध में मेरा सहयोग नहीं। और राणा सांगा का यह इल्जाम था कि बाबर यहाँ का शासक नहीं था, इसको हराने के बाद वापस चल जाना चाहिए। तो दोनों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि दोनों, ये जो खनवा का युद्ध था, दोनों की महत्वाकांक्षा का परिणाम। और दोनों का महत्वाकांक्षा क्या था कि राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था और बाबर को भारत का शासक नहीं मानता, जबकि बाबर भी दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था और भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता था। तो दोनों की अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी और दोनों की महत्वाकांक्षा थी दिल्ली पर कब्जा करना। तो इन महत्वाकांक्षाओं के कारण खनवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527। खनवा वास्तव में राजस्थान में, लेकिन दिल्ली यूपी के सटे हुए। आप जाइएगा अगर फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन फतेहपुर सीकरी का जो गेट है उसके 10 कदम आगे बढ़िएगा तो राजस्थान शुरू होगा। तो फतेहपुर सीकरी के मतलब बिल्डिंग पर चढ़ करके आप देखिएगा राजस्थान की तरफ, तो वहां से राजस्थान की भूमि दिखाई देगी और वहां से 10 किलोमीटर खनवा का मैदान है। तो आज भी वो मैदान आपको फतेहपुर सीकरी से दिखाई देगा। तो इस मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। यहाँ भी राणा सांगा के पास बहुत बड़ी सेना थी और इसके पास उसकी तुलना में कम सेना। आरंभिक जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में राणा सांगा का पलड़ा भारी हुआ और ऐसा लगा कि बाबर हार जाएगा। बाबर की फौज में भी विद्रोह हो गया कि नहीं, हम लोग काबुल वापस चल जाए। लेकिन इसी समय बाबर ने अपने नेतृत्व का परिचय दिया कि हम लीडर हैं बहुत बड़े। क्या क्या उसने, कि उसने शराब की सारी सुराहियों को तोड़वा दिया, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला और इसको जिहाद, इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा इसलिए दिया कि जिहाद का अगर ऐलान हो जाता है तो बीइंग ए मुस्लिम युद्ध से भागना जो है वो गलत, आप नहीं भाग सकते। तो इस मनोविज्ञान का लाभ उठा करके अपनी सेना को जो है वो रोकने में सफल हुए और इसी बीच एक दैविक कृपा हुई बाबर के, एक तीर राणा सांगा के आंख में लग गई और वो अपने हौदे से, हाथी के हौदे से जो गिर गए। उसकी सेना ने समझा कि अब राणा सांगा जो है वो मर गया और मध्यकालीन विशेषता ये थी कि अगर शासक मर गया तो फिर उसकी फौज भाग जाती। इस वजह से जो है वो खनवा का युद्ध जीतने में बाबर सफल हुआ। तो बाबर ने खुद एक्सेप्ट किया कि खनवा की जीत वास्तव में मेरी एक दैविक कृपा, वरना हम नहीं जीत पाए। अब देखिए, दोनों युद्ध के बाद एक बात बताना बहुत जरूरी है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि बाबर के पास सेना कम थी और विरोधी दल के पास सेना अधिक था, फिर भी बाबर की जीत होती थी। क्यों? तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, बाबर के पास तोप था जो उसके विरोधी दल के पास नहीं था, और दूसरा, उसके पास एक युद्ध की नई तकनीक थी जिसको तुलुगमा युद्ध पद्धति या उस्मानी युद्ध पद्धति कहते हैं। दोनों को आपको समझना होगा कि दोनों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया बाबर की जीत। तो अगर सेना की बात किया जाए तो भारतीय सेना में हाथी प्रधान सेना,
हाथियों की संख्या, घोड़े भी थे, लेकिन घोड़ों की तुलना में हाथियों की संख्या अधिक रही। मानसिकता क्या थी कि हाथी से हम विरोधी पक्ष को कुचल दें, और पूर्व काल के तुलना में ये सफल भी होगा। और इसके पास तोप था, तो तोप जब चलता था तो हाथी बिदक जाता था और अपने ही सेना में भगदड़ पैदा कर देता। तो तोप के वजह से हाथी की उपयोगिता ना ही पानीपत में साबित हुई और ना ही खनवा युद्ध में साबित हुई, बल्कि और भारतीय पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा, तुलुगमा युद्धपत्ति क्या थी, इसको समझिए। सेना कितना भी हो, मुगल उसको 4 भाग में बांटते थे। कितने भाग में? 4 भाग। एक भाग कहलाती थी, मान लिया जाए आप ही कि 12,000 की संख्या मान, तो 12,000 को 4 भाग में बांटेगा तो कितना होगा? एक भाग में 3,000 फौज रहेगी, तो 3,000 की एक फौज अग्रगामी दल कहलाती। फिर 3,000 का एक दल जो है पार्श्व भाग की सेना कहलाती, दाहिनी पार्श्व भाग। तीसरा भाग बायां पार्श्व भाग कहलाती, और चौथा भाग आरक्षित भाग कहलाता, रिजर्व, वो लड़ती नहीं। यानी कि 12,000 की फौजें तो लड़ाई करेगी 8,000, बाकी जो है वो 3,000 जो है वो रिजर्व रहेगी। बात समझ में आई? अब इसमें ये जो पूरा सेटअप बताया, तो इसको बोलते थे तुलुगमा युद्ध। अब इसी में उस पानीपत की शामिल थी। उस पानीपत क्या थी कि पहले ही युद्ध शुरू होने के पहले ही उसकी फौज पहुंच जाती थी और एक खंदक खोदती, गड्ढा, और गड्ढा के आगे जो है वो अराबा लगाती थी। अराबा क्या था? तो 700 बैलगाड़ियों का एक श्रृंखला होता है। 700 बैलगाड़ी थोड़े थोड़े जगह छोड़ करके जो है वो खड़ा कर दिए, और उसके जो खाली जगह था उसमें टूरा बनाया जाता था। जो बैलगाड़ी लगाया गया एक लाइन से उसको अराबा बोलते थे, और 2 बैलगाड़ियों के बीच में जो सुरक्षित स्थान बनाया गया उसको टूरा बोलते थे, और उसी सुरक्षित स्थान में तोप जो है वो लगा दिया जाता। और उसके आगे क्या था? तो खंदक था, यानी गड्ढा, और उसको खरपतवार से, पेड़ की टहनियों से ढांक दिया जाता कि दुश्मन समझ नहीं पाया कि गड्ढा है। तो ये जो पूरी पद्धति थी तोप को सजाने की, जिसमें अराबी और टूरा इस्तेमाल किया जाता था, इसको उस्मानी पद्धति कहते हैं। अब जब युद्ध का बिगुल बजा तो भारतीय पक्ष का क्या था कि पूरी सेना सामने से हमला करती और हस्ती दल जो है पीछे रहता था। तो उसको तो पता नहीं कि लोग गड्ढा खोदे हुए हैं। अब एक बैग जब हमला हुआ, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तो अधिकांश गड्ढे में गिर गया। अब जब हल्ला हुआ तो कुछ रुका, बात को समझिए। अब जब रुका तो इधर से तोप चलने लगा। जब तोप चलने लगा तो क्या हुआ? हाथी बिदक गया। तो बिदक करके अपने ही फौज को कुचलने लगा, तो एक भगदड़ सी हो जाती विरोधी सेना। और ऐसी स्थिति में जो दाएं बाएं वाला फौज होता था वो घेर करके आक्रमण करता कि भाग नहीं था। तो जो विरोधी पक्ष था वो तो इन नीतियों के कारण ऐसे ही उहापोह की स्थिति में आ गया, बचने की स्थिति में आ गया कि हम हाथियों से भाग करके बचे। और ऐसी स्थिति में अगर आक्रमण होता तो चाहे संख्या कितनी भी होती, जीत जो है आक्रांता की, यहाँ की शक्तियों का। अब मान लिया जाए कि हार तो निश्चित थी, जो भाग रहा है फौज, तो फौज भाग रहा है तो हो सकता है कि बाद में वो लौट के भी अटैक करे, तो इसकी भी संभावना मुगल बंद कर देना चाहते थे। तो जो रिजर्व में फौज रखी रहती थी वो किस लिए
कि वो उन भागते हुए फौज का पीछा कर करके उसको मारे या वो जो धन लेके भाग रहे हैं उस धन को लूटे। तो इस तरीके से मुगलों ने जो तुलगमा युद्ध पद्धति अपनाई या उसमें उस्मानी तकनीक को अपनाया, उससे इनकी सफलता काफी निकट पाई। तो इन दो कारणों से ये दोनों युद्धों को जीता। अब देखिए चंदेरी का युद्ध क्यों हुआ। तो राजपूत शक्ति यद्यपि की पराजित हो गई थी लेकिन समाप्त नहीं हुई। चंदेरी बुंदेलखंड और मालवा के बीच में एक किला था जो बहुत सुदृढ़ था, बहुत मजबूत था। तो बाबर ने इसको जीतने के लिए एक अग्रगामी दल भेजा लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तब फिर खुद अभियान किया और 29 जनवरी 1528 को चंदेरी को जीता। तो अब कोई राजपूत शक्ति नहीं बची। अब जो शक्ति बची थी वो अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में संगठित हो गई और बिहार में केंद्रित थी। तो अफगानों को पराजित करने के लिए बाबर जो है वो बिहार आया और घाघरा, आप जानते हैं यहाँ की एक नदी है, तो घाघरा के मैदान में 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों को पराजित। और इस तरीके से जो है 4 युद्धों के माध्यम से अब ये निश्चित हो गया कि बाबर का साम्राज्य जो है वो भारत में स्थापित। लेकिन बाबर का जीवन बहुत अधिक नहीं था। इसका सबसे बड़ा पुत्र जो था हुमायूं, जिसको इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ये बीमार पड़ गया और बीमार बहुत मानता था अपने पुत्र को। बीमार पड़ गया तो इसमें 2-3 विचार हैं, सब हम बता देते हैं आपको। एक विचार तो ये है कि बाबर को ज्योतिषी ने बताया कि आप 3 चक्कर इसका लगा करके इसकी बीमारी की कामना कीजिए कि हमें हो जाए तो आपका बेटा ठीक हो जाए। तो बाबर ने उसके बिस्तर के 3 चक्कर लगाए और वो ठीक हो गया और बीमार हो गया और बिस्तर पर गिरा और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मृत्यु। एक इसका विचार ये है। दूसरा, गुलबदन बेगम जिसने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी है, वो इसकी पुत्री थी बाबर की। तो उसने विवरण दिया है कि नहीं, इब्राहिम लोदी की जो बीवी थी उसने किसी साजिश के तहत इसे जहर दे दिया। तो इसके हकीम ने जहर का काट तो कर दिया था, लेकिन जहर इतना प्रभावी था कि धीरे धीरे बाबर के सेहत गिरता गया और वो मर गया। और एक विचार ये है, तीसरा विचार, कि बाबर जिस क्षेत्र का रहने वाला था इतना गर्म नहीं, वो ठंडा क्षेत्र। तो भारत में आकर के इतने गर्म क्षेत्र में जो लगातार 3 वर्ष 8 महीनों तक युद्ध किया, तो उससे प्राकृतिक विपत्ति उसके शरीर पर पड़ी और कमजोर हो गया, उससे मर गया। अब तीनों बात में कौन बात सत्य है, इतिहास के इस पड़ाव पर निश्चित रूप से कुछ कहना अभी सही नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के बीच उसकी मृत्यु के संबंध में ये 3 विचार प्रचलित है। इस तरीके से बाबर 3 वर्ष 8 महीना शासन करने के बाद इस दुनिया से चला। लेकिन इतना हुआ कि उसने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना